तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की द्वितीय पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिकीय मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये नाभिक के गुणों पर आधारित है या ये प्रॉपर्टी नाभिक के गुणों पर निर्भर करती है और नाभिक के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है और ये नाभिक के चारों तरफ रासायनिक वातावरण के बारे में बताती है। IR और NMR यानी इंफ्रारेड या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों मिलकर के अज्ञात अणु की संरचना बताते हैं। नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो डिपेंड किस पर करती है, ये नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं पे या उसके चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करती है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम किसे कहेंगे? तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टू ऑब्जर्व लोकल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एटॉमिक न्यूक्लियाई। द एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक यूज्ड इन quality control and research for determining the content and purity of sample। तो सैंपल की शुद्धता और सैंपल के कंटेंट की सही जानकारी के लिए हम इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में होती है, यानी यहाँ पर जो अवशोषण होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का होता है और एब्जॉर्बेंस होने के बाद टू कॉज फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, नाभिक के चक्रण में परिवर्तन होता है और नाभिक के चक्रण में परिवर्तन से नाभिक लो एनर्जी से हाई एनर्जी की स्पिन स्टेट में चला जाता है। और ये जो न्यूक्लियाई सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बनिक रसायनज्ञों के लिए, वो दो न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि अधिकतर कार्बनिक पदार्थों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो जो दो स्टडी है इम्पॉर्टेंट, एक तो है हाइड्रोजन नाभिक की और दूसरी है कार्बन नाभिक की। तो दोनों में ही यानी हाइड्रोजन 1H1 और कार्बन 13 दोनों के अंदर न्यूक्लियर स्पिन हाफ या आधा होता है। अब हम बात करते हैं नाभिकीय चक्रण अवस्थाएं एवं चुंबकीय आघूर्ण की। नाभिकीय चक्रण अवस्थाएं प्रोटॉनों पर नाभिक में आवेश होता है और उनके चक्रण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक नाभिक एक लघु चुंबक की भांति होता है जिसके कोणीय संवेग दिए हुए नाभिक की चक्रण संख्या I पर निर्भर करता है। किसी भी परमाणु नाभिक का जिसका द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक अथवा दोनों ही विषम हो, यानी ऑड नंबर में है उसका मास या फिर एटॉमिक नंबर, तो क्वांटीकृत कोणीय संवेग या स्पिन एंगुलर मोमेंटम एवं चुंबकीय आघूर्ण उसके अंदर उपस्थित होता है। जैसे 1H1, 1H2, 6 कार्बन 13, 7 नाइट्रोजन 14 एंड 8 ऑक्सीजन 17 एंड 9 फ्लोरीन 19। तो ऐसे जो प्रकृति में पाए जाने वाले नाभिक हैं, इन नाभिकों में एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑड नंबर में, जहाँ पर कोई भी चीज़ हो, चाहे तो उसका परमाणु भार हो या परमाणु क्रमांक हो, यानी न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ऑड नंबर में हो, तो ऐसे नाभिक नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं या नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण उनके अंदर खुद का
उपस्थित होता है और ऐसे नाभिक हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। किसी भी चक्रण करते हुए नाभिक को उपयुक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाता है तो चक्रण करता हुआ नाभिक स्वयं को विविध प्रकार से अभिविन्यासित कर सकते हैं। इन अभिविन्यासों अथवा अवस्थाओं को हम 2i+1 सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन एंड स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन is calculated by 2i+1, यानी संभावित ओरिएंटेशन जो है हमारे उनको हम 2i+1 सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। i यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। i यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल i = 1/2 कैसे नाभिकों के लिए होगा? जैसे 1H1 6 कार्बन 13 9 फ्लोरीन 19 एंड 15 फास्फोरस 31। तो ऐसे नाभिकों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर I बराबर जो है वो 1/2 होगा। जब I = 1/2 होगा तो उनके लिए अभिविन्यासों की संख्या यदि हम कैलकुलेट करें जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो वो 2 × 1/2+1 यानी = 2 के बराबर होगी, क्योंकि I जो है वो +½ एंड -½ दोनों हो सकता है। तो बोथ न्यूक्लियाई जो है हमारे जितने भी मैंने आपको ऊपर बताया, हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, फास्फोरस, इनके अंदर जो है हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने होंगे? 2 होंगे, यानी एक कम ऊर्जा का और दूसरा ज़्यादा ऊर्जा का। ये ओरिएंटेशन हमें तभी दिखाई देंगे जबकि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। बेस्ट न्यूक्लियाई सेलेक्टेड फॉर स्टडी विच हैविंग 2 ओरिएंटेशन एंड अबाउंडेंस इन नेचर, यानी जो अच्छे नाभिक जो हम सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर अध्ययन के लिए वो ऐसे होने चाहिए जिनमें चक्रण संख्याएं जो हैं वो ज़्यादा नहीं हो, मतलब उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ज़्यादा नहीं हो और उनकी नेचुरल अबाउंडेंस हो या प्राकृतिक रूप से उनकी उपस्थिति ज़्यादा हो, ताकि हमारा अध्ययन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों पर, कंपाउंड्स पर हो सकते। एज द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजेज एंड स्टडी बिकम डिफ़िकल्ट। जैसे ही नंबर ऑफ ओरिएंटेशन का मान बढ़ जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लग जाती है और अभिविन्यासों की संख्या बढ़ जाती है और अध्ययन करना कठिन कार्य हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन में क्लोरीन 1735, इसमें I का मान 3/2 होता है। अतः अभिविन्यासों की संख्या 2 और 3/2+1 यानी 4 होगी। जब नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 4 है तो एक बाहर का यदि इलेक्ट्रॉन उनके प्रभावित क्षेत्र के संपर्क में आता है तो उसके बहुत सारे विन्यास बन जाएंगे और अध्ययन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और जिस नेचुरल पदार्थ की अबाउंडेंस ज़्यादा हो उन्हीं को हम अपने अध्ययन के लिए चुनते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें हमने कुछ सामान्य नाभिकों के लिए नाभिकीय चक्रण एवं चक्रण अवस्थाओं की संख्या के बारे में आपको दिखाया है। सबसे पहले देखिए आप तत्व, दूसरा हमने कॉलम लिया है नाभिकीय चक्रण और तीसरा है चक्रण अवस्थाओं की संख्या या नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम 1H1 से लिखते हैं।
इसका नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या हाफ है और चक्रण अवस्थाओं की संख्या इसके अंदर 2 है। 1h2 ड्यूट्रॉन के लिए नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1 होगा और चक्रण अवस्थाओं की संख्या 3 होगी। नेचुरल कार्बन यानी 6 कार्बन 12 के लिए चूंकि इवन नंबर न्यूक्लियॉन्स हैं इसलिए इसमें दोनों 0 होंगे, परंतु यदि हम आइसोटोपिक कार्बन लेते हैं यानी 6 कार्बन 13 लेते हैं तो 6 कार्बन 13 के अंदर हमारे पास नाभिकीय चक्रण का मान हाफ होता है और इस पे जो इसका जो नाभिक है उसमें इसकी चक्रण अवस्थाओं की संख्या 2 होगी। इसी तरह से 7 नाइट्रोजन 14 में नाभिकीय चक्रण का मान 1 होगा और नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं की संख्या 3 होगी। 8 ऑक्सीजन 16 में नेचुरल आइसोटोप है, इवन नंबर न्यूक्लियाई है, इसलिए 0 रहेगा। पर ऑक्सीजन का लेबल्ड आइसोटोप के अंदर नाभिकीय चक्रण का मान 5/2 होगा और चक्रण अवस्थाओं की संख्या 6 होगी। फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन 919 में नाभिकीय चक्रण अवस्थाओं का मान हाफ और चक्रण अवस्थाओं की संख्या 2 होगी। इसी तरह से क्लोरीन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उसमें चक्रण अवस्थाओं की संख्या 4 होती है। तो इस तरह से यदि हम इस पूरी टेबल को देखें तो सबसे ज़्यादा जो चक्रण अवस्थाओं की संख्या है वो क्लोरीन और ऑक्सीजन में है और क्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर भी 3 है। तो इस तरह से जो है ये नाभिक जिनमें कि चक्रण अवस्थाओं की संख्या ज़्यादा होती है और अध्ययन के लिए ये कम यूज़फुल होते हैं, इसलिए इनकी NMR अध्ययन जो है स्टडी नहीं की जाती है या इन नाभिकों को हम अपने अध्ययन के लिए चयनित नहीं करते हैं। 7 नाइट्रोजन 14 में चूँकि दोनों ही ऑड नंबर हैं, 7 यानी प्रोटॉन भी साथ हैं और न्यूट्रॉन भी साथ हैं, तो इस तरह से इनका जो I का मान है वो 1 हो जाता है और 2 × 1 + 1, इसीलिए इसमें 3 स्पिन स्टेट आ जाती है। तो ऑड नंबर है इसलिए 100 नंबर इसकी जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है वो 3 है। I = 1, 2, 3 आदि हों तो अनेक जटिल संक्रमण प्राप्त होते हैं जो किसी रसायनज्ञ के लिए व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं होते हैं। इसलिए हम सरलतम नाभिक के रूप में और सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो कार्बन और हाइड्रोजन, इन 2 को ही हम ज़्यादातर हमारे अध्ययन के लिए हम चुनते हैं। और कार्बन जो है वो लेबल्ड कार्बन लिया जाता है क्योंकि जो नेचुरल अबाउंडेंट कार्बन है 6 कार्बन 12 वो इवन नंबर न्यूक्लियॉन्स होने के कारण उसमें चक्रण अवस्थाओं की संख्या 0 होती है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें स्प्लिटिंग होता है, परंतु यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दिए गए नाभिक की सभी संभावित चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की होती हैं, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की नहीं रहती हैं, क्योंकि चक्रण करता हुआ नाभिक एक आवेशित कण एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू होता है और स्वयं को या तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित कर लेता है या उसके विपरीत दिशा में अभिविन्यासित करता है। यानी या तो वो बाह्य चुंबकीय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड हो जाता है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज हो जाता है। तो इस तरह से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर नाभिक चुंबक की तरह व्यवहार करते हुए और उसका जो खुद का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है या तो वो एक ही दिशा में हो जाते हैं या एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो जाते हैं। यदि वो एक ही दिशा में है दोनों, तो एनर्जी जो है नेग्ड प्रोटॉन की एनर्जी की तुलना में, यानी इलेक्ट्रॉन जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति की तुलना में एक की जहाँ पर अलाइंड होते हैं उसकी एनर्जी कम हो जाती है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के फील्ड को अपोज करते हैं वहाँ पर इस ऊर्जा का मान
ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से उसमें चक्रण स्पिन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से या तो दोनों स्पिन सेम दिशा में हो या दोनों स्पिन विपरीत दिशा में हो। तो इस तरह से हमारे पास इसकी चक्रण अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे।